माधुरी 38 साल की, दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये महिला होती है। 2 बच्चे हो चुके थे, लेकिन इसकी खूबसूरती में अभी थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा था। माधुरी का पति गुलशन, जो कि 40 साल का होता है, मोबाइल रिपेयरिंग का और गांव में छोटा मोटा अपना खेती बाड़ी का ये काम किया करता था। अलीगढ़ के पास में एक गांव है, वहीं पर ये रहा करते थे। लेकिन जमीन जायदाद का आपसी विवाद जो घर वालों के साथ हुआ, तो फिर गुलशन को गांव छोड़ना पड़ा। अब गुलशन को गांव छोड़ना पड़ा और ये अपने गांव की सारी जमीन वगैरह जो भी थी, जो भी इनका बंटवारा हुआ था, जो भी इसके हिस्से में आया था, उसको ये बेच बाच करके किसी शहर की तरफ निकल पड़ता है। पास में 40-50 किलोमीटर की दूरी पर अलीगढ़ में, वहीं पर ये चला जाता है और इसके पास जो जमा पूंजी थी, इसको साथ में ले करके अपनी पत्नी माधुरी और अपने 2 बच्चों के साथ ये अलीगढ़ के अंदर किसी मकान की तलाश में था। इसे एक कमरा जो चाहिए था किराए पर, वो वहां मिल जाता है। ये जो मकान था जिसके अंदर गुलशन वहां पर जाकर के किराए पर रहने लगा था, ये ललिता और मोहित का था। ललिता और जो मोहित थे, ये भी उम्र दराज थे। अब जो मोहित होता है, ये किसी प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में इन्वॉल्व था, वही काम ये किया करता था। यहाँ पर जो गुलशन है, इसने भी जब मोहित के घर में पेइंग गेस्ट के रूप में रहना चालू करा, तो फिर इसने जो कुछ पैसा इसके पास था, ये मोहित को दे दिया इन्वेस्टमेंट के लिए बिजनेस में। अब मोहित को भी ऐसे कुछ जरूरत पड़ती थी, गुलशन के पास पैसा था तो इन दोनों दे दिया और इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी थी। 6-7-8 महीने इन दोनों को इस तरीके से रहते हुए हो गए थे, माधुरी गुलशन को यहाँ पर अलीगढ़ में रहते हुए। अब मोहित के घर पर रहते हुए काफी समय हो गया था। मोहित का एक बेटा रवि, जो कि 18-19 साल का एक नौजवान और बहुत हैंडसम लड़का था। जिम वगैरह ये जाया करता था और अच्छी खासी इसने अपनी बॉडी भी बनाई थी, हेल्थ भी इसका बहुत अच्छा था। रवि जो था वो थोड़ा शर्मीले किस्म का लड़का था, ज्यादा ये किसी से घुलता मिलता नहीं था, ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। और यहाँ जो माधुरी थी, वो बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने वाली महिला थी। गुलशन के यहाँ अलीगढ़ में आने के बाद किसी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर ये जाकर जॉब करने लगा था, वहीं पर जाकर के ये जॉब करता था। अब यहाँ पर जो माधुरी है, जो कि 38 साल की है, ये थी तो बेहद ही खूबसूरत, और मकान मालकिन जो ललिता है, इससे तो अच्छी इसकी काफी दोस्ती हो गई थी। ये दोनों आपस में हंस हंस करके खूब बातें किया करते थे। सारा दिन बातों में कैसे गुजर जाता था, इनको पता तक नहीं चलता था। यहाँ पर जो माधुरी है, वो अपने पति गुलशन से अब थोड़ी परेशान सी रहने लगी थी। उसका कारण ये था कि एक छोटा सा कमरा जिसके अंदर ये रहा करते थे, उसमें ही 2 बच्चे थे। अब माधुरी का गुलशन के साथ जो संबंध थे, रात को जो समय बिताया करते थे, ये बढ़ नहीं पाते थे। माधुरी बहुत ज्यादा उदास और परेशान रहने लगी थी। वो गुलशन से कहती थी कि कम से कम 2 या 3 कपड़ों का सेपरेट मकान देख लो, हम वहां पर जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर तो हम कुछ कर ही नहीं पाते और काफी दिन भी हो गए। अब मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, सारा दिन मैं इंतजार करती हूँ, तुम शाम को कब घर पर आओगे? और जब शाम को घर पर आते हो तो ये छोटे से कमरे के अंदर हमारा ये सब कुछ नहीं हो पाता। गुलशन भी परेशान था, हालांकि उसकी भी इच्छा थी कि वो पत्नी के साथ कुछ करे। लेकिन अब दिन के टाइम ये होता था कि माधुरी का जो कमरा था, वहां पर ललिता आकर के बैठी रहा करती थी और कभी कोई और आ जाता आस पड़ोस के, क्योंकि माधुरी की सबसे अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अगर गुलशन किसी दिन छुट्टी कर भी लेता और माधुरी के साथ टाइम भी बिताता, तो यहाँ पर दिन के समय में यहाँ पर ये सब काम करना मुमकिन नहीं था। गुलशन तो जैसे तैसे करके अपने दिन बिता रहा था, उसे तो तसल्ली थी, लेकिन जो माधुरी थी, अब इसे तसल्ली नहीं थी। इसे तो बस चाहिए था किसी भी तरीके से। यहाँ पर ये गुलशन से काफी खफा और नाराज रहने लगी। अब गुलशन भी उसका क्या इलाज निकाल सकता था। अब इस घर को छोड़ कर जाने का मतलब था, जो मोहित को इसने पैसे दिए हुए थे, उसकी रिकवरी कैसे होती। गुलशन माधुरी को समझाता था कि उसने गुलशन मोहित को बहुत सारी मोटी रकम दी हुई थी और उसने उसे प्रॉपर्टी के मामले में उलझा रखा था, और इससे पैसा वसूल कर लेते, उसके बाद हम कहीं खुद का सेपरेट मकान लेंगे। माधुरी भी इन चीजों को समझ गई थी और फिर इसने इन चीज को माना और समझा भी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि जो माधुरी होती है, वो अपने कमरे में लेटी हुई थी। ललिता और मोहित किसी फंक्शन में पार्टी वगैरह में गए थे, और जो इनका बेटा रवि है, ये अपने कॉलेज गया हुआ था, ये बीटेक की तैयारी कर रहा था। जैसे ही रवि दिन के टाइम पर घर आता है, तो ये डोरबेल बजाता है। माधुरी डेढ़ की आवाज सुनती है, वो उठ के आती है और अंदर से वो कुंडी खोल देती है। रवि अंदर आ जाता है। रवि जैसे ही अंदर आता है और माधुरी को वो क्रॉस करता है, तो फिर जो रवि का कोहनी होता है, जो साइड के बाजू का पार्ट होता है, ये माधुरी के वक्षों को टच करता हुआ निकल जाता है। और जैसे ही रवि का हाथ माधुरी के उस अंग को टच हुआ, तो फिर माधुरी के शरीर में बिल्कुल आग सी लग गई थी। माधुरी के दिमाग में एकदम से ये बात आ गई कि ये रवि ही तो है, ये भी तो सब कुछ कर सकता है, और अभी दिन में कोई है भी नहीं। लेकिन माधुरी के दिमाग में अब रवि बस चुका था, बैठ चुका था। माधुरी बार बार रवि के पास जाती, कभी उसे चाय पानी के लिए पूछती, कभी कहती है कि तुम आए हो, नहा लो, तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। रवि मना करते जा रहा था, लेकिन जो माधुरी है, वो किसी न किसी बहाने से रवि से बात करने की कोशिश कर रही थी।
यहाँ पर जो माधुरी है अब रवि को थोड़े से हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश करना शुरू कर देती है, अपना नजारा वो ऊपर का दिखाना शुरू कर देती है। रवि भी एक जवान लड़का था, कहाँ तक वो माधुरी के जाल में फंसने से बच सकता था। रवि भी चोर नजरों से माधुरी को देखता जा रहा था। माधुरी उसके सामने बैठ गई और जैसे ही चेयर पर बैठी इसने एक घुटना अपना ऊपर कर लिया और जैसे ही इसने घुटना ऊपर करा तो फिर इसका जो कुछ अलग का नजारा था, जो कि खास नजारा था, वो रवि के नजरों के बिल्कुल सामने था। रवि ने जैसे ये नजारा देखा एकदम से वो झेप गया था, लेकिन बार बार उसको भी इच्छा होने लगी देखने की, तो रवि की नजरें बार बार माधुरी के उस अंग पर जाकर टिक जाया करती थी। माधुरी रवि की नजरों को पड़ चुकी थी। माधुरी ने देखा कि जो रवि है अब ये बेचैन सा होने लगा है। माधुरी ने रवि का हाथ पकड़ा और उसे कहा कि क्या तुमने कभी किसी लड़की या महिला के साथ कभी कुछ ऐसा किया है? रवि शर्मा तो बहुत ज्यादा रहा था, लेकिन माधुरी ने कहा कि तुम देख तो बहुत रहे हो और इस चीज को बोलने में तुम्हें शर्म आ रही है। रवि कहता है कि नहीं, मैंने कभी आज तक किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो माधुरी कहती है कि फिर तुमने इतनी अच्छी बॉडी बनाई किसके लिए है जब कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है तुम्हारी और तुम लड़कियों से बात करने में इतना शर्माते हो और तुम्हें तो एक्सपीरियंस भी नहीं होगा कि किसी लड़की से कैसे बात की जाती है। तो फिर यहाँ पर जो रवि है माधुरी की इन बातों को सुनकर शर्मा तो रहा था, लेकिन अब माधुरी जब उसे इतना खुलकर बात कर रही थी तो रवि भी थोड़ा खुलना शुरू हो जाता है। अब माधुरी तो इसलिए खुलकर के बात कर रही थी क्योंकि वो बहुत दिनों से बेसब्र थी इन चीजों के लिए और 38 साल की उम्र की ये महिला थी, तो फिर इसे सम लिहाज किस बात का। इसने खुला ही रवि से बात करना शुरू कर दिया क्योंकि माधुरी अच्छे तरीके से समझती थी कि किसी भी मर्द और लड़के की कमजोरी क्या होती है और वो किसी भी महिला जो उसको इस तरीके से ऑफर करे या फिर उस तरह से उसे सहलाए, प्यार करे, पुचकारे, तो उससे वो नाराज नहीं हो सकता है और ना ही उसे दूर भाग सकता है। माधुरी ने ज्यादा समय ना लेते हुए रवि से कहा कि लो, आज मैं तुम्हें सब कुछ सिखा देती हूँ। आज मैं तुमसे वो वर्कआउट कराऊंगी जो तुमने कभी जिंदगी में करी नहीं है। रवि भी खुश था। अब यहाँ पर जो माधुरी होती है वो रवि को बिल्कुल फटाफट तैयार करती है और रवि के साथ ये सारा काम करना शुरू कर देती है। रवि का फर्स्ट टाइम था और खूबसूरत महिला खुद उसके सामने आकर के उसे ये सब कुछ करने के लिए कह रही है, तो फिर रवि भी क्यों पीछे हटने वाला था। इन दोनों का ये सिलसिला चलता रहा। रवि नया नया जवान लड़का था, इसमें स्टेमिना की भी कमी नहीं थी, बॉडी बिल्डर ये लड़का था। माधुरी को वो गोद में उठा उठा करके बिस्तर पर कभी इधर कभी उधर ले जाकर खेलता रहा और कभी इस एंगल से तो कभी किस एंगल से, मतलब कि ये तमाम तरीके से ये लोग काम करते रहे। माधुरी जो थी वो उसकी इतने दिनों की तड़प जो थी वो रवि के साथ ये सारा काम करके खत्म हो चुकी थी। माधुरी मनी मन बहुत ज्यादा खुश थी और इधर रवि के भी खुशी का ठिकाना नहीं था। खैर, माधुरी अपने रूम में वापस चला जाती है और रवि भी इधर नहा धो करके अपने स्टडी रूम में चला जाता है और वहां पर बैठ करके पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन अब उसे क्या पढ़ाई होने वाली थी, अब उसके दिमाग में तो माधुरी घूमने लगी थी। थोड़ी देर बाद जो ललिता और जो मोहित है ये भी अपने पार्टी फंक्शन प्रोग्राम से जहां भी गए थे वो वापस आ जाते हैं और फिर यहाँ आने के बाद बिल्कुल ये नॉर्मल बिहेवियर था। रात के टाइम पर गुलशन आता है तो आज जो माधुरी है वो गुलशन को बिल्कुल भी अप्रोच नहीं कर रही थी और ना ही उसे लड़ झगड़ रही थी। माधुरी के मन में तो अजीब सी खुशी थी। गुलशन भी ये चीज देख करके थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोच में पड़ गया था, संशय में पड़ गया था कि आज माधुरी का बिल्कुल ही मूड चेंज किया, ये इतना इससे खुश कैसे है। लेकिन वो समझ कुछ नहीं पाया था। समय ऐसे ही बीतता चला गया। लगभग 8 महीने तक दोस्तों जब भी इनको समय मिलता था, माधुरी और रवि ये दोनों एक दूसरे को इस तरह से गलत रिश्ते बनाया करते थे और एक दूसरे को सुख दिया करते थे और इन दोनों का ये सिलसिला जो था वो निर्विघ्न रूप से चलता रहा और घर के अंदर कोई तीसरा इंसान था नहीं, कोई इन पर शक कर भी नहीं सकता था क्योंकि जब कोई नहीं रहता था तभी ये करते थे। अब माधुरी जो है वो गुलशन को साफ मना कर देती है, कहती है कि हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे, ये सुरक्षित है और अच्छा है और मेरा मन भी अलग गया है। अब तुम कहीं और भी मकान का तलाश करना भी बंद कर दो। अब गुलशन तो चाहता ही था कि इस घर को ना छोड़ा जाए क्योंकि मोहित से उसे पैसा लेना था। लेकिन 18 अप्रैल के दिन में ललिता की तबीयत खराब हो जाती है। ये अपने कमरे में जाकर के लेटी हुई थी, दवाई गोली खा करके सोई हुई थी। दिन का समय था, गर्मियों के दिन थे और पूरा गली मोहल्ला जो था वो सुनसान था। रवि जो होता है वो कॉलेज से आज जल्दी आ गया था घर पर। अब जैसे ही जल्दी घर पर आया तो इसने डोरबेल बजाई और डोरबेल बजाते ही जो माधुरी है ये चहकते हुए बिल्कुल जैसे पति घर पर आया हो, साजन घर पर आया हो, ये वेलकम करने के लिए दरवाजे पर जाती है। कुंडी खोलती है, रवि को वो अंदर ले लेती है। रवि जैसे ही अंदर आता है वैसे ही जो माधुरी होती है वो उसके खास अंग पर अपना हाथ लगा देती है। इधर जो ललिता थी ये दवा गाकर सोई थी, इसे कुछ भी नहीं पता था और रवि अंदर आता है और अंदर आने के बाद अपने माँ को चेक करता है तो देखता है कि बुखार है और फिर चुपचाप किचन में जाता है और खुद के लिए खाना लगाना शुरू कर देता है। इतने में माधुरी बाहर आती है। माधुरी कहती है कि क्या वो तुम खाना खुद क्यों ले रहे हो? तो वो कहता है कि माँ की तबीयत खराब है इसीलिए मैं खुद खाना ले रहा हूँ। यहाँ पर माधुरी कहती है कि पता तो मुझे भी है, तुम्हारी माँ दवा खा के सोई हुई है और सुबह से वो आराम करी और वो शाम तक उठने वाली नहीं है।
तो तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ और तुम जल्दी से नहा धो करके तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम मेरे रूम में आ जाओ। अब इन दोनों की ये बात हुई तो जो अंदर हुए ललिता है उसके कानों में ये बात पड़ जाती है। रवि जो है वो फ्रेश होता है, नहाता धोता है और खाना खाने के बाद थोड़ी देर ललिता के पास आकर के बैठता है। उसके बाद वो वहां से उठता है और फिर सीधे वो माधुरी के कमरे में चला जाता है। ललिता ने इन दोनों की जो बात सुनी थी कि तुम नहा धो करके खाना खाकर फ्रेश होकर सीधे मेरे कमरे में आ जाना, ये बात उसके दिमाग में घूमती जा रही थी। हालांकि वो बीमार थी लेकिन इतनी बीमार नहीं थी कि वो उठ ना सकती थी। खैर यहाँ पर जब रवि जो होता है वो माधुरी के कमरे में गया और माधुरी ने अपने कमरे का दरवाजा लगाया और झिटकी नहीं लगाई, उसकी आवाज भी ललिता के कानों में पड़ी। तो फिर ये उठती है और उठने के बाद ये माधुरी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। अंदर से चूड़ियों की खनखनाने की आवाज, माधुरी की और रवि की हंसने बोलने की आवाज और इनकी कुछ अलग तरह की आवाजें आना शुरू हो गई। और ये जो माधुरी है वो तरह तरह से रवि को सुख देने की कोशिश कर रही थी। रवि भी जो है वो कुछ अलग तरह की आवाजें और बातें सुनाई दे रही थी। ललिता की हालत तो खराब थी, वो बीमार थी तो वो चिल्ला तो नहीं सकती थी, वो कुछ कह भी नहीं सकती थी, लेकिन उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। जैसे तैसे उसने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा पीटती है तो दरवाजा खुलता है अंदर से। माधुरी अपने पूरे कपड़े पहन चुकी थी और बिल्कुल ऐसे थी जैसे अंदर कुछ हुआ ही नहीं था। तो ललिता कमरे के अंदर जाती है और कमरे के अंदर जाने के बाद कहती है कि मेरा बेटा रवि कहाँ पर है। तो माधुरी कहती है कि वो अपने स्टडी रूम में होगा या बाहर दोस्तों के साथ चला गया होगा, मुझे तो नहीं पता, मैं तो अपने रूम के अंदर सो रही थी, क्या हुआ भाभी जी बोलिए ना। तो फिर यहाँ पर जो ललिता है दोस्तों वो माधुरी को भला बुरा कहना शुरू कर देती है कि तू और मैं लगभग हम उम्र ही हैं और रवि जो है वो मेरा बेटा है तो तेरे बेटे के समान है और तू उसके साथ मुंह काला कर रही है, इस तरह की हरकतें कर रही है, तुझे शर्म नहीं आती है। जो भी एक महिला दूसरी महिला को ताने या उलाहने जो भी देती है वो सारे ललिता जो है वो माधुरी को देना शुरू कर देती है। लेकिन यह माधुरी बिल्कुल अनजान बनती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो और उसे इस बारे में कुछ पता ही ना हो। माधुरी ललिता कहती है कि तुम कह क्या रही हो, जो भी कहना चाहती हो साफ साफ खुल करके बोलो। यहाँ पर जो ललिता होती है वो कमरे की तलाशी लेना शुरू करती है। तो फिर पलंग के नीचे जो रवि होता है वो दुबक करके बैठा हुआ था। उसने अपने कपड़े हाथ में पकड़े हुए थे और वो बिल्कुल ही अर्धनग्न अवस्था में बेड के नीचे घुसा हुआ था। ललिता ने जब उसे देखा तो उसे कहा कि बाहर निकलो। वो बाहर निकल कर आता है तो फिर वो सिर्फ अंडरवियर में था। अब ललिता कहती है कि बताओ तू क्या कहेगी। अब माधुरी का भी मुंह बन हो चुका था, वो कह क्या सकती थी। यहाँ ललिता का गुस्सा सातवें आसमान पर था। इसने अब शोर मचाना शुरू करा, जोर जोर से चिल्लाना, जितनी भी इसकी ताकत थी उस ताकत को इसने बाहर निकाला और फिर माधुरी और रवि के ऊपर ये बरस पड़ी थी। जब इस तरीके से ललिता ने शोर मचाया, चिल्लाना शुरू किया, डांटना डपटना शुरू किया और इस तरह से लड़ाई झगड़े की आवाज आई तो फिर जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी इकट्ठा हो जाते हैं और घर के अंदर से जोर जोर से इस तरह से लड़ने की झगड़ने की आवाज आ ही रही थी। बाहर के जो लोग थे उन्हें समझते देर नहीं लगी कि अंदर कुछ मामला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो ललिता है वो कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। माधुरी के लिए वो बाजारू औरतों कह करके संबोधित कर रही थी और रवि का नाम भी बार बार ले रही थी। तो बाहर जो लोग खड़े हुए थे, जो आस पड़ोस के लोग, उनको ये समझ में आ गया था कि यहाँ पर दरअसल माधुरी और रवि के बीच में अनैतिक संबंध चल रहे होंगे और यहाँ पर जो ललिता है इसने इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया है और एक माँ है उसे तो गुस्सा आना ही आना है। खैर बाहर से कोई पड़ोसी गुलशन को फोन कर देता है और इधर मोहित को भी फोन कर दिया जाता है। ये दोनों भी दौड़ते भागते घर पर आते हैं, गेट खोलते हैं, अंदर जाते हैं और अंदर जाते देखते हैं तो सारा नजारा और सारा माजरा इनके सामने था। खैर अभी ये जो बात थी ये बात तो बाहर निकल चुकी थी, घर के चार दीवारी के बाहर चली गई थी और जब बाहर निकल गई तो लोगों में कानाफूसी होना शुरू हो गई। यहाँ पर पीछे कदम कोई नहीं हटा सकता था, लेकिन यहाँ पर जो ललिता और मोहित है इनका गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहले से ही था। रवि के तो ये पिटाई लगा भी चुके थे और माधुरी को भला बुरा बोलते जा रहे थे लगातार। खैर तभी कोई पुलिस को फोन कर देता है। अब इसके कुछ पुलिस के कांस्टेबल आते हैं और फिर माधुरी और रवि इन दोनों को ही साथ में लेकर के जाया जाता है, क्योंकि कंप्लेन ये जो है वो लोड करा चुके थे। अब ये थाने में जाते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग भी जाते हैं, मोहल्ले के भी लोग। वहां पर पुलिस वाले पूछते हैं कि मामला क्या हुआ है, तुमने इस तरीके से शांति क्यों भंग कर रखा है। तो यहाँ पर जो ललिता है वो माधुरी के ऊपर इल्जाम लगाती है कि इसने मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी, इसके साथ ये मुंह काला करती है। ये 38 साल की महिला है और ये जो मेरा बेटा है वो 18-19 साल का है और ये अपने बेटे समान लड़के के साथ इस तरीके की हरकतें करती है। ये बदमाश औरत है, इसे सलाखों के पीछे किया जाए। अब यहाँ पर जो पुलिस होती है दोस्तों वो माधुरी से पूछताछ करती है कि क्या तुमने ये सारा काम किया। माधुरी सब कुछ बता देती है। जब रंगे हाथ पकड़ी गई है तो फिर झूठ बोलने का तो कोई फायदा था ही नहीं। और यहाँ पर जब रवि से पूछताछ की जाती है तो वो भी बोल देता है कि हम दोनों के बीच में गलत संबंध थे। अब यहाँ पर जो पुलिस है वो मधु से क्वेश्चन पूछती है कि क्या रवि ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती ब्लैकमेल करके या किसी और तरीके से दबाव लेकर ये सारा काम किया है।
माधुरी कहती है कि नहीं, मेरी मर्जी से ये सारा काम हुआ है। इधर रवि से पूछा जाता है कि माधुरी ने तुम्हें ब्लैकमेल किया है या फिर तुम्हारे बिना मर्जी के ये सारा काम किया है। तो रवि कहता है कि नहीं, जो भी हुआ हम दोनों की सहमति से हुआ है। इन दोनों में से किसी ने एक दूसरे को ना तो कोई ब्लैकमेल करा और ना ही किसी तरह का कोई दबाव दिया, जो भी था इनके मर्जी से था। अब दोनों बालिग थे, ये दोनों अपनी मर्जी से इस तरह का काम कर रहे थे। तो फिर यहाँ पर पुलिस भी क्या कर सकती थी। पुलिस इन दोनों को समझाती है और फिर समझा करके भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर जो ललिता और जो मोहित होते हैं दोस्तों, ये रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस वालों से कि माधुरी को सजा दी जाए, इसे सलाखों के पीछे किया जाए। लेकिन पुलिस कहती है कि अगर माधुरी को सलाखों के पीछे किया जाएगा तो फिर तुम्हारे बेटे को भी सलाखे के पीछे किया जाएगा, क्योंकि दोनों ने बराबर का गुनाह किया है। दूसरी बात, दोनों बालिग है और दोनों ने अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया है। तो ना तो माधुरी के ऊपर कोई केस और कोई धारा लगती है और ना ही रवि के ऊपर कोई धाराएं लग सकती है। अब जाहिर सी बात है, दोनों ने इस चीज को स्वीकार कर लिया था कि हम दोनों ने कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की थी। अब ये बात सभी के सामने भी खुल करके आ गई थी कि दोनों ये रिश्ता कायम किया था वो दोनों ने आपसी मर्जी से किया था। तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। अब पुलिस चाहे वो ललिता जो भी कहे, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी। तो अब चाहो तो मैं दोनों को ही सलाखों के पीछे डाल सकता हूँ और आप चाहो तो हम दोनों को समझाकर भेज देंगे। खैर, अब यहाँ पर मोहित और ललिता कर भी क्या सकते थे, क्योंकि इन्हें अपने बेटे को तो सलाखों के पीछे नहीं देखना था, सिर्फ ये माधुरी के पीछे सलाखों के पीछे करना चाहते थे। और फिर ये घर आ जाते हैं। अब यहाँ पर गुलशन माधुरी को लेकर के, अपने दोनों बच्चों को लेकर के किसी दूसरे मकान की तलाश के लिए निकल पड़ता है। अब जो मोहित होता है, मोहित से लगभग ये काफी पैसा जो था वो ले चुका था और कुछ चंद लाख रुपए जो मोहित के पास गुलशन के थे वो तो अब आप समझ ही सकते हैं कि डूब ही चुके हैं। यहाँ पर जो माधुरी है वो कानूनी के नजर में तो दोषी पाई गई थी, कानून ने तो इसे कहीं ना कहीं माफ भी कर दिया और इसे कहीं भेज दिया। लेकिन समाज के नजर में अब जो माधुरी है वो तो बहुत बड़ी दोषी बन गई है। वो पूरे समाज में भी ये बात फैल चुकी थी। अब माधुरी को चाहे कानून ने कोई सजा नहीं दी, लेकिन समाज तो माधुरी को बख्शने वाला नहीं है और समाज के अनुसार तो वो अपनी सजा देंगे ही, और जो कि माधुरी को मिली भी होगी आगे चलकर। अब ऑन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अब माधुरी के साथ क्या सलूक किया गया, क्या सजा मिली होगी, गुलशन ने इसके साथ किया, अब ये तो क्या माधुरी ही जानती थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। और दोस्तों इस पूरी कहानी सुनने के बाद आपके जो भी विचार हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई अच्छी सच्ची रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।